इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम सुनते ही आदमी के अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो जाता है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक राजनेता के रूप में इंदिरा गांधी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में इंदिरा गांधी जी का नाम शुमार होता है। अपने निर्णयों पर अडिग रहने के कारण उन्हें लौह महिला भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी जी अपने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक देश के प्रति समर्पित रहीं। एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आने के कारण राजनीति उनके खून में रची बसी थी। उनके पिता देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं एक बहुत बड़े राजनेता और गांधी जी के प्रिय शिष्य थे। 19 नवंबर 1917 देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन था, जब इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू का घर इंदिरा की किलकारियों से गूंज उठा। माता पिता ने उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा। इंदिरा के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। जब इंदिरा जी 2 वर्ष की थीं, तब एक दिन महात्मा गांधी उनके घर आए, जो तब साउथ अफ्रीका से आए थे और देश को आजाद करने की योजना बना रहे थे। नेहरू जी के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला किया। यहाँ से इंदिरा जी के बचपन में परिवर्तन आया, जब उनके घर की विलायती वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। उस दौर में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। पंडित नेहरू को बार बार जेल जाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि इस दौर में पिता के अलावा उनके दादा और माताजी को भी जेल जाना पड़ रहा था। इस माहौल ने इंदिरा जी को देश के प्रति और समर्पित कर दिया। उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली और छोटे बच्चों को लेकर वानर सेना का गठन किया। इस दौर में उनकी माताजी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। इस दुख को भी उन्होंने बड़ी दृढ़ता से सहन किया। इस बीच उनका परिचय फिरोज जी से हुआ। उन्होंने फिरोज जी से शादी कर ली। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का निधन हो गया था। अतः देशी विदेशी नेताओं के प्रोटोकॉल निभाने का दायित्व इंदिरा जी को निभाना पड़ रहा था। इस वजह से उनकी राजनीति में गहरी पैठ हो गई थी। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। उनके मंत्रिमंडल में इंदिरा जी को सूचना विभाग का दायित्व मिला, लेकिन दुर्भाग्य से शास्त्री जी का जल्दी ही निधन हो गया। बड़े बड़े नेता नए प्रधानमंत्री के लिए आपस में राजी नहीं हो सके, इसीलिए एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में इंदिरा जी को पीएम बनाया गया। The scene has changed so much. It will take some time before we can reassess the situation. I think we have proved that we have a working democracy, that there are free and fair elections, and that our people are conscious of their responsibilities. People have voted in large numbers, and we have to respect their verdict. अपने पीएम के कार्यकाल में उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाने के लिए 21 सूत्री कार्यक्रम लागू करना आदि थे, जिससे देश तरक्की की राह में आगे बढ़ा। उन्होंने
विज्ञान के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया और उनके समय ही देश ने परमाणु उपकरणों का परीक्षण कर विश्व में देश का गौरव बढ़ाया। इकहत्तर में उन्होंने पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर न केवल उसे हराया बल्कि एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण भी किया। It's very serious indeed. The two armies are confronting each other, and of course shelling has been going on for quite some time, even before I left. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on, but of course we can't endanger our security in any way. Pakistan, as I moved its troops forward a considerable time before we did. Now, while they were there on our border, nobody raised any question that this endangers peace, it endangers our country. Now, when we felt compelled in the interest of our defense, the whole world seems to have woken up. Now, it seems a very unrealistic situation to me. And as far as going back is concerned, our positions are much further back. I mean, we don't have a second line that could serve us should Pakistan decide to attack after all. So it would not be, I don't think I would be doing my duty to the country and to the people if we would agree. And one thing you must remember is that we have never attacked anybody. But we have been attacked 3 times. इस लड़ाई में उनका दृढ़ व्यक्तित्व सामने आया। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपना राजनीतिक कौशल और दृढ़ता दिखाई। वह खुद को किसी दबाव में नहीं आने दिया। ये देश महान है और इसमें बहुत ही विशेषता और विभिन्नता है। आपको तो मालूम है कि क्या हमारी पुरानी परंपरा है। पुराने जो संत थे, हमारी पुरानी किताबें उपनिषद में और दूसरों में, हर में आप देखिएगा कि भारत की एकता की झलक है। एक ही सबक था कि सारा भारत ऊपर से लेकर नीचे तक, पश्चिम से पूरब तक ये एक देश है। चाहे किसी जमाने में यहाँ पे सैकड़ों और हजारों राजा रहते थे, तब भी भारत एक था। ये भावना यहाँ के ऋषि मुनियों की थी, तो उसको किसी तरह से हमें कमजोर नहीं होने देना है। दुर्भाग्यवश 31 अक्टूबर 1984 यानी 1984 को उनके एक बॉडीगार्ड ने गोलियों से उनकी हत्या कर देश की एक प्रिय नेता को सबसे छीन लिया। आज इस आयरन लेडी यानी लौह महिला की कुशाग्र बुद्धि और नेतृत्व का लोहा मानते हुए हम उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज के दिन एक नहीं बल्कि दो वीरांगनाओं ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम और उनकी शौर्यता के बारे में नहीं सुना होगा। लक्ष्मीबाई देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी सेनानी थी। जब अंग्रेजों ने पूरे देश को अपने अधीन लाना चाहा और कई रियासतों को अलग अलग बहानों से हड़पना शुरू कर दिया, तो भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों की खिलाफत करनी शुरू कर दी। मेरठ की फौजी छावनी से शुरू ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया और विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य के राजा
गंगाधर राव की मृत्यु के बाद राज्य की मालकिन बनी। उनका एक पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बच्चे की मृत्यु के बाद राजा रानी ने एक बालक गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा। वो हिंदू धर्म के अनुसार उनका उत्तराधिकारी था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जिनकी विस्तारवादी नीतियों से देश के रजवाड़े नाखुश थे। डलहौजी ने झांसी राज्य को ब्रिटिश इंडिया में मिलाने का फैसला लिया और बदले में रानी को 60,000 रुपए की वार्षिक पेंशन की पेशकश की, जिसे रानी दिल से नहीं चाहती थी और अपनी रानी की स्थिति को कायम रखना चाहती थी। दोस्तों, अब हम जरा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की ओर लौटते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी, जिसे आज वाराणसी कहते हैं, में हुआ। उनके पिता एक ब्राह्मण थे और माता पढ़ी लिखी विदुषी और बुद्धिजीवी महिला थी। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसे मनु कहकर बुलाते थे। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और उनके लालन पालन की जिम्मेवारी उनके पिता पर पड़ गई। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और शूटिंग भी सीखी, जो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई में काम आया। उनकी शादी कम उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। उनकी शादी की रस्में झांसी के गणेश मंदिर में हुई। यहाँ उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी के कदम झांसी की मिट्टी पर पड़े हैं, लक्ष्मी के कदम आए हैं, तो क्यों न हम इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखें। रानी लक्ष्मीबाई की। जब वो मात्र 18 वर्ष की थीं, तो 21 नवंबर 1853 यानी 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई। जब अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई पर झांसी का किला छोड़ने का दबाव बनाया, तो रानी ने किला छोड़ने से मना कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स ने झांसी पर आक्रमण करने की ठानी। जो दुश्मनों का संहार करने के लिए अपने हाथों में तलवार उठाया था। ये आपके लिए पैगाम है। रानी साहिबा को ये सूचित किया जाता है कि हम अपनी सेना सहित झांसी में प्रवेश कर चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपनी फौज का पुनः गठन किया और महिलाओं की सेना भी बनाई। मार्च 1858 में लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई और उन्होंने महिलाओं को फौजी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अपने पुराने वफादारों जैसे गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, लाला भाऊ बख्शी, मोती बाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह जैसे सरदारों को संगठित किया और लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। अंततः मार्च 1858 में ब्रिटिशर्स ने झांसी को घेर लिया। ये लड़ाई 2 हफ्तों तक चली। लेकिन चालाक ब्रिटिश सेना के आगे झांसी के लड़ाके नहीं टिक पाए। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी चली गईं, जहां पर उन्हें तात्या टोपे से भी सहायता मिली और फिर वो वहां से ग्वालियर चली गईं। यहाँ पर उनकी मुठभेड़ ब्रिटिश सेना से हुई। जाइए जाकर कह दीजिए महारानी लक्ष्मीबाई से कि हमारी सेना साथ साथ लड़ेगी अंग्रेजों से। कोई उसको रोक न पाए, उसको रोक न पाए, वो आगे बढ़ते जाए, वो एक मर्दानी झांसी की रानी। ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी। दोस्तों, ये लड़ाई 2 दिनों तक चली। दुर्भाग्य से 18 जून 1858 को ये वीरांगना देश के लिए शहीद हो गईं। आज उनके जन्म दिवस पर इस महान स्वतंत्रता सेनानी को पूरे देश की तरफ से नमन। सुहाना सफर और मौसम हसी, सुहाना
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। तो दोस्तों, मधुमती फिल्म के ये कर्णप्रिय और सुमधुर गाने आज भी लोगों को दशकों पीछे ले जाते हैं। ये तब की बात है जब संगीत संगीत हुआ करता था। हम उस स्वर्णिम दौर की बात कर रहे हैं जब फिल्मों का संगीत मन को सुकून देता था। आज भी कई दशकों बाद जब फिल्मी संगीत की बात आती है तो लोग गीत संगीत की खोज में उसी दौर में लौट जाते हैं। तब का संगीत स्थायी और मधुर होता था। आज हम उस संगीतकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो भारत की फिल्मी दुनिया का महज एक संगीतकार न होकर एक बहुमुखी प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी कलाकार भी था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार और बुद्धिजीवी सलिल चौधरी जी की। सलिल चौधरी का जन्म बंगाल में 19 नवंबर 1922 को 24 परगना जिले के गाजीपुर नामक स्थान में हुआ था। वो कुछ समय असम के चाय बागानों में भी रहे, जहां उनके पिता एक डॉक्टर थे। उन्हें संगीत की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जो पश्चिमी संगीत के शौकीन थे। उनके पास पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक और असम व बंगाल के लोक गीतों का एक बड़ा सा खजाना था। अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान उनकी अभिरुचि राजनीतिक विचारों और संगीत की ओर समान रूप से बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी राजनैतिक चेतना में काफी विकास हुआ और वो सामाजिक सरोकार से जुड़ गए। इसी दौर में वो इप्टा यानी कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए। इप्टा के इस दौर में सलिल चौधरी, जिन्हें सलिल दा भी कहा जाता था, ने कई गीत लिखे, जिसे कलाकारों ने गा गा कर आम जनता तक पहुंचाया। वो इन गानों को चेतना और जन जागृति के गाने मानते थे। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। 1945 से 1951 के बीच सलिल दा ने अपने कई सामाजिक और राजनीतिक गानों को सुरबद्ध किया। ये गाने बोलों के रूप में भी और संगीत के रूप में भी समान रूप से प्रभावशाली थे। उनसे पहले बंगाल के किसी भी कवि ने सामाजिक सरोकारों को अपनी कविता का विषय नहीं बनाया था। वो इस मायने में एक क्रांतिकारी संगीतकार थे कि उन्होंने किसी की शैली को नहीं अपनाया और अपनी शैली विकसित की। सलिल दा ऐसे पहले कलाकार थे जो गीत भी लिखते थे, उन्हें सुरबद्ध भी करते थे और उसका संगीत भी देते थे। सलिल दा ने अपने म्यूजिक में वेस्टार्न म्यूजिक का भी सम्मिश्रण किया। প্রথমত আমার জন্ম হয়েছে আসামের চা বাগানে এবং আসামের চা বাগানগুলো হচ্ছে এক একটি ছোটখাটো ভারতবর্ষ বলতে পারো। তার মানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা শ্রমিক চা বাগানে কাজ করতে আসে, তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিকে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে, বিশেষ করে আদিবাসী এবং অন্যান্য যারা ট্রাইবাল পিপল তাদের। তো ছোটবেলা থেকে শিশু অবস্থায় আমি তাদের সঙ্গীত শুনবার আমার অবকাশ হয়েছে। আমার খেলার জায়গা এবং আড্ডার জায়গা ছিল এইসব তথাকথিত কুলিদের মধ্যে। তাছাড়া আরেকটা সুযোগ আমি পেয়েছি, আমার বাবা ছিলেন নিজে একজন সঙ্গীত সাধক, যদিও তিনি প্রফেশন হিসেবে ছিলেন ডাক্তার, কিন্তু আমাদের বাড়িতে ছিল ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের, যেমন ধরুন সিম্ফনিস, নাম করা যত ক্লাসিসিস্ট, বাক, বেথোভেন, মোৎসার্ট, শুবেয়া, এদের বিরাট কালেকশন ছিল বাবার।
আমি কোনো গুরুর কাছে তালিম নিয়ে শিখিনি। এই যে বিভিন্ন সঙ্গীতের বিভিন্ন যে দিক, এক তো আসামে যে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ভারতীয় লোকসঙ্গীতের দিক, আমাদের বাড়িতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে দিক, আমার ছোটদার ওখানে অর্কেস্ট্রেশনের যে দিক। हिंदी फिल्मों में पदार्पण की भी एक कहानी है। उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था रिक्शा वाला, जिस पर बांग्ला में फिल्म बनी। इस फिल्म ने बहुत ख्याति पाई। इस फिल्म को प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल रॉय ने देखा और इस कहानी पर हिंदी में फिल्म बनाने का ऑफर सलिलदा को दिया, जिस पर उन्होंने 2 बीघा जमीन फिल्म बनाई। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनी दी हरी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी, एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया। इस फिल्म ने काफी प्रशंसा बटोरी और इसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यहाँ तक कि इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला। इस फिल्म का संगीत सलिलदा ने ही दिया था। और दोस्तों, इसके साथ ही हिंदी फिल्मों में उनकी गाड़ी चल निकली। उनकी सबसे चर्चित फिल्म मधुमती थी, जिसके गाने और संगीत सबकी जुबान पर चढ़ गया। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। इसके बाद उन्होंने एक से एक फिल्मों में अपना मधुर संगीत दिया। उनकी अन्य चर्चित फिल्में थीं आनंद, जागते रहो, काबुली वाला, रजनीगंधा आदि। कई दशकों तक हिंदी फिल्में करने के बाद उन्होंने दक्षिण का रुख किया और मलयालम फिल्मों में संगीत दिया। मलयालम के अलावा उन्होंने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी संगीत दिया। बाद में वो फिर बांग्ला फिल्मों की तरफ लौट आए और यहाँ फिर कई सफल फिल्मों में संगीत दिया। 5 सितंबर 1995 यानी 1995 को संगीत के इस सितारे ने इस दुनिया से विदा ले ली। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के पहले ही मैन, पहलवान, फिल्म एक्टर दारा सिंह भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वो अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन चुके थे। वो पौराणिक चरित्र के साक्षात अवतार माने जाते थे। वो महज एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कई सफलताओं का सम्मिश्रण थे। 148 फिल्मों और कई टीवी सीरियलों में काम करने के अलावा वो देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी थे। 19 नवंबर 1928 में पंजाब के अमृतसर जिले में जन्मे दारा सिंह ग्रामीण परिवेश के एक परिवार से आते थे। वो शुद्ध देसी किस्म के पहलवान थे, जो घी और मक्खन खाकर बने। गांव है एक पंजाब में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम है धर्मूचक। अमृतसर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ पैदा हुए थे। और उस ज़माने में जब पैदा हुए थे तो गांव का कुछ और नक्शा था, आज और है। वो एक देसी मुसलमान थे, जो जाट परिवारों की पहचान है। वो देसी मिट्टी अखाड़ों से निकले एक पहलवान थे, जो तब देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। अखाड़ा संस्कृति में न केवल शरीर का निर्माण होता था, बल्कि चरित्र और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता था। दारा सिंह सुर्खियों में तब आए जब 1960 में उन्होंने विश्व विजेता पहलवान किंग कॉन्ग और जॉर्ज जिबिस्को को कुश्तियों में हराया। वो अविजित पहलवान रहे।
उनकी इन कुश्तियों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया और उनकी इस लोकप्रियता को भुनाने के लिए फिल्मी दुनिया उनकी ओर आकृष्ट हो गई। फिल्म लाइन का शौक तो मुझे पहले नहीं था। मैं तो एक पहलवान हूँ और पहलवान का फिल्म से कोई नाता नहीं होता। बॉम्बे में कुश्तियां होती थीं और वहाँ एक प्रोड्यूसर को एक पहलवान जैसे आर्टिस्ट की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फिल्म में काम करिए। हिंदुस्तानी फिल्में खास करके रोमांटिक टाइप की ज्यादा बनती थी और उस प्रोड्यूसर का ख्याल था कि वो हरकुलिस टाइप की फिल्म बनाए। तो मेरे पास पहुंचे तो मैंने कहा भाई मुझे तो एक्टिंग आती नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने डायरेक्टर को दिखा दिया है, आपकी कुश्तियां दिखा दी हैं और वो कहता है कि वो आपसे एक्टिंग करवा लेगा, आप रोल मंजूर कर लीजिए। तो मैंने वो रोल कबूल किया और वो पिक्चर बहुत सक्सेस हो गई। इसके बाद वो फिल्मों में ऐतिहासिक पात्रों के नायक के रूप में पर्दे पर छा गए। फिल्मों में उन्होंने सैमसन और सिकंदर जैसे वीर पात्रों के चरित्रों को निभाया। उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता देश के घर घर में तब पहुंची जब उन्होंने रामानंद सागर के लोकप्रिय सीरियल रामायण में राम भक्त हनुमान की भूमिका की। हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। हनुमान का चरित्र निभाते वक्त उनका और हनुमान का व्यक्तित्व एकाकार हो गया। वो जाट समाज के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य रहे। वो पहले सांसद थे जो खेलों की दुनिया से आए थे। सुनहरे पर्दे और समाज में अपनी सफलता को उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया। 12 जुलाई 2012 को इस महान पहलवान, एक्टर और विनम्र इंसान ने 83 वर्ष की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। आज उनके जन्म दिवस पर पूरे देश की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो बबीता अभी चलती है, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,